डियर स्टूडेंट्स, आज हम अनीता देसाई का क्राई द पीकॉक नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी की फैक्ट्स देखेंगे, फिर थीम्स, कैरेक्टर्स और समरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटल क्राई द पीकॉक। ये टाइटल बहुत सिंबॉलिक है। पीकॉक ब्यूटी को सिंबलाइज करता है और पीकॉक का रोना डिके और किसी मिस फॉर्चून को सिंबलाइज करता है। पीकॉक का रोना हमें बताता है कि माया की इंटरनल स्टेट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। तो इसलिए ये टाइटल बहुत मीनिंगफुल है। राइटर हैं अनीता देसाई। अनीता देसाई 1937 में पैदा हुई। बहुत ही कमाल की नॉवेलिस्ट हैं। इनकी राइटिंग्स में हमें फेमिनिज्म का हिंट मिलता है। 1978 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। इन्हें 3 टाइम्स बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया। ये नॉवल 1963 में पब्लिश हुआ। जॉनरा है साइकोलॉजिकल नॉवल। सेटिंग है 1960s की। प्रोटैगनिस्ट है माया। पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो इस नॉवल में 2 पॉइंट ऑफ व्यू यूज हुए हैं। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इन थर्ड पर्सन। मिडल सेक्शन ऑफ द नॉवल इज इन फर्स्ट पर्सन बाय माया। इस नॉवल का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये दोनों थर्ड पर्सन में है, लेकिन जो मिडल सेक्शन है, सेंटर वाला सेक्शन है, वो माया के थ्रू बताया गया है और वो फर्स्ट पर्सन में है और वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कैरेक्टर्स की थॉट्स के अकॉर्डिंग स्टोरी को बताया जाता है। मतलब जैसे हम स्टोरीज देखते हैं उनमें क्रोनोलॉजिकली इवेंट्स को बताया होता है कि सबसे पहले ये हुआ फिर ये हुआ, लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ऐसे नहीं होता। इसमें जिस तरह कैरेक्टर के माइंड में कोई थॉट आती है उस तरीके से उस इवेंट को बता दिया जाता है। अब जो थॉट्स होती हैं इनका टाइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब ये है कि थॉट्स जो होती हैं इनका टाइम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हो सकता है वो काम जो बहुत पहले हुआ हो वो आपको बहुत बाद में याद आए, और जो काम आपने अभी किया है वो आप पहले बता रहे हो। तो इस तरह से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में इवेंट्स जो हैं और जो सिचुएशंस होती हैं उनको आगे पीछे करके बताया जाता है। उनका आपस में टाइम के अकॉर्डिंग कोई रिलेशन, कोई लिंक नहीं होता। अब हम इस नॉवल के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो हमारे प्रोटैगनिस्ट है माया। ये एक यंग लड़की है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत रोमांटिक नेचर की है। इसको नेचर में, लव में, इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसकी मदर की बहुत पहले डेथ हो जाती है। इसके फादर ने इसे बिल्कुल फूलों की तरह रखा होता है, सारी अटेंशन इसे दी होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। लेकिन इसके सेंसिटिव होने के पीछे सिर्फ इसके फादर की मोहब्बत नहीं होती, बल्कि ये बाय नेचर ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, चीज़ों को बहुत डीपली फील करती है, बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वर है। सेकेंड कैरेक्टर है माया के हस्बैंड का, गौतम। ये माया के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, नेचर में, इंटरेस्ट में। एज इनकी काफ़ी ज़्यादा है, मिडिल एजेड है, और माया जो है वो तो बिल्कुल एक यंग लड़की है। ये लॉयर हैं बाय प्रोफेशन, और उसके अलावा ये रेशनलिस्ट हैं। मतलब ये है कि ये चीज़ों को अक्ल की बेस पर जज करते हैं, हर चीज़ को लॉजिक की बेस पर देखते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल भी रोमांटिक या लविंग नहीं होते। थर्ड इम्पोर्टेंट रोल है एस्ट्रोलॉजर का। अब ये एस्ट्रोलॉजर नॉवल में अपीयर नहीं होता, लेकिन हमें इसके बारे में बताया हुआ है कि माया को बहुत बचपन में किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया था कि उसकी शादी के 4 साल के बाद माया की या उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी और इसकी शादी एक मिस फॉर्चून होगी, कोई हैप्पी मैरिज नहीं होगी। अब हम इस नॉवल की थीम्स देखते हैं। तो पहली थीम है लॉनलीनेस एंड आइसोलेशन। माया अपनी लॉनलीनेस और अपनी आइसोलेशन की वजह से अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा बॉन्ड नहीं बना सकी। अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने के लिए या उसकी लाइफ की जो मीनिंगलेसनेस है उसकी वजह से वो और ज़्यादा लॉनलीनेस और आइसोलेशन में जाती गई। सेकेंड थीम है लव एंड डिस्पेयर। अब माया को मोहब्बत की ज़रूरत थी क्योंकि वो अकेलापन फील करती थी। मदर की उसकी डेथ हो चुकी थी, उसके अलावा उसकी कोई गहरी दोस्त भी नहीं थी जिसके साथ वो अपने दिल का हाल बताती। तो उसके हस्बैंड ने उसे लव नहीं दी। उनके दरमियान जो एक अनअंडरस्टैंडिंग की एक जो दीवार खड़ी हो गई, वो दीवार कभी भी ख़त्म नहीं हुई। माया के हस्बैंड ने माया को समझने की भी कोशिश नहीं की। माया को मोहब्बत की ज़रूरत थी, उसके हस्बैंड ने उसे मोहब्बत नहीं दी, उसे लव नहीं दी, जिसकी वजह से माया का जो डिस्पेयर था वो उसे डिप्रेशन की तरफ ले गया। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टर्मोइल। तो माया का अकेलापन, उसकी तन्हाई, उसको मोहब्बत का ना मिलना,
उसके साथ कोई ऐसा पार्टनर का ना होना जो उसको समझ सके, ये सारी चीज़ें मिल के उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ ले गई, जहाँ पे वो मैडनेस के करीब पहुँच गई। उसे डिलीजन्स नज़र आने लगे, मतलब ये कि ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे नहीं होती थी उसे वो चीज़ें नज़र आने लगी। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। अब माया की लाइफ में जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स थे उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी था कि माया की लाइफ को ख़राब करने में उस एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि माया उस एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन की वजह से ऐसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगी थी। माया का ओमेंस और इस टाइप की चीज़ों पर बिलीफ जो है वो स्टोरी के एटमॉस्फेयर को भी एरी बना देता है, मतलब नॉवेल का एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और स्ट्रेंज हो जाता है। द पीकॉक एज सिंबल। इस नॉवल में पीकॉक का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक इम्पॉर्टेंट सिंबल कह सकते हैं, क्योंकि ये माया के इनर टर्मोइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये कि उसके अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही थी, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन्हें पीकॉक के थ्रू दिखाया गया है। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एलियनेशन। इसके अलावा माया की फिजिकल और साइकोलॉजिकल एलियनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है। मतलब ये कि वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली सोसाइटी से, लोगों से दूर होती गई। इंसान सोशल एनिमल है, तो इंसान जब तक सोशलाइज करता रहता है उस वक्त तक ठीक रहता है, लेकिन जब वो पूरी सोसाइटी से कट कर अलग बैठ जाता है और इवन उसका पार्टनर भी उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस को नहीं समझ रहा, तो ये जो एलियनेशन है ये उस शख्स के लिए खुद बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब हम नॉवल की समरी स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड है 1960s का और कहानी है माया नाम की एक लड़की की जो इस टाइम पर मैरिड है, यंग गर्ल है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। बहुत बचपन में ही उसकी मदर की डेथ हो गई थी। मदर की डेथ के बाद उसके फादर ने अपनी सारी अटेंशन माया को दी। माया का भाई बहुत पहले अमेरिका चला गया था क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहता था। तो माया के भाई के जाने के बाद उसके फादर की अटेंशन जो थी वो सारी की सारी माया पर रहती थी। माया के फादर भी एक लॉयर थे, उसके हस्बैंड भी लॉयर है। माया के फादर ने माया को इस तरह रखा हुआ था, उसे लगता था कि पूरी दुनिया एक टॉय है, ऐसा टॉय जो माया की मर्जी पर चलता है। अब माया वही लव, वही अटेंशन अपने हस्बैंड से चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड एक बहुत बिजी मैन है, बहुत मसरूफ रहता है। उसके अलावा उसकी नेचर भी ऐसी नहीं है, मतलब वो बाय नेचर भी रोमांटिक नहीं है। गौतम अपनी वाइफ को समझने की बजाय कि वो किस डिप्रेशन में, किस ट्रॉमा में जा रही है, उल्टा वो उसे ब्लेम करता था कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें स्पॉइल कर दिया है, तुम्हारे फादर ने ही तुम्हें इस तरह का न्यूरोटिक बना दिया है। लेकिन अगर क्रिटिकली देखा जाए तो इसके पीछे माया के फादर नहीं थे, बल्कि इसके पीछे माया के बचपन में उस एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन थी जिसने कहा था कि तुम्हारी शादी अच्छी नहीं रहेगी, तुम्हारी मैरिज जो है वो एक बहुत बुरी मैरिज प्रूव होगी और तुम्हारी शादी के 4 साल के बाद तुम्हारी या तुम्हारे हस्बैंड दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाएगी। और अब माया की शादी को 4 साल हो गए थे। शादी के बाद माया के इस बिहेवियर के पीछे एक रीजन तो ये थी कि उसके हस्बैंड ने उसे नहीं समझा। माया बहुत सेंसिटिव थी, उसे लव, केयर और अटेंशन की जरूरत थी। दूसरी तरफ उस एस्ट्रोलॉजर की बात उसे लगता था कि हर टाइम उसके माइंड में, उसके कानों में एक ड्रम की तरह बजती रहती है, एक ढोल की तरह बजती रहती है। और अब उसे लगता था कि उसके साथ साथ कोई ब्लैक, कोई इविल शैडो भी उसके साथ चलता है। शादी से पहले वो इस ब्लैक और इस इविल शैडो को भूली हुई थी और उसकी रीजन यही थी कि उसके फादर ने उसे बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा केयर, अटेंशन से रखा हुआ था। माया की जिंदगी के लिए और लव के लिए जो इंटेंस फीलिंग्स थी, उसके हस्बैंड ने उसको बिल्कुल भी नहीं समझा। माया ने उसके फेस पे भी उसे स्ट्रेट फॉरवर्डली बताया कि वो उससे क्या चाहती है, लेकिन उसके हस्बैंड ने फिर भी उसकी बात को फॉलो नहीं किया, उसकी बात को नहीं समझा। घर की तन्हाई और अकेलेपन की वजह से उस एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन उसके माइंड में बार बार आती थी। माया ने अपनी इन थॉट्स को डाइवर्ट करने के लिए उसने बाहर जाना शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट्स में जाती, मिसिज लाल की पार्टी में गई, अपनी फ्रेंड लीला और पॉम के साथ बाहर घूमती, लेकिन फिर भी वो अपनी इन थॉट्स को कवर नहीं कर पा रही थी। फिर घर में कुछ दिन के लिए उसकी मदर इन लॉ और उसकी नंद आई, तो कुछ दिन के लिए उसके माइंड को थोड़ा सा सुकून मिल गया, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, उसकी अटेंशन डाइवर्ट होगी। लेकिन जब उसकी मदर इन लॉ और उसकी नंद वापस चली गई तो वही थॉट्स माया को दोबारा से आने लगी।
रेनी सीजन में पीकॉक का रोना माया को और ज्यादा डिस्टर्ब कर जाता। उसे लगता कि अब वो बिल्कुल भी नहीं सो पाएगी। माया को लगता था कि मोर के रोने के साथ साथ ही वो प्रिडिक्शन भी पूरी हो जाएगी। माया की थॉट्स उसे मैडनेस की हद तक ले गई। उसे डिल्यूजन्स होने लगे, मतलब उसे वहम होने लगे। उसे लगता था कि उसकी बॉडी के ऊपर लिजर्ड, स्नेक्स और इस तरह की चीजें चल रही हैं या उसके आसपास फिर रही हैं। अब उसकी शादी को 4 साल हो गए थे, वो प्रिडिक्शन भी 4 साल की थी। तो इसलिए अब टाइम आ गया था कि माया या उसके हस्बैंड दोनों में से किसी एक को मरना होगा। फाइनली माया अपने हस्बैंड को मारने का प्लान कर लेती है। गौतम एज यूजुअल अपने काम में बिजी था। माया उसे कहती है कि चलो हम छत पर चलते हैं और ठंडी हवा एंजॉय करते हैं। गौतम भी मान जाता है। अब गौतम आगे आगे है, माया पीछे है। ये दोनों कमरे से निकले हैं। माया की नजर मूर्ति पर पड़ती है और वो उससे दुआ करती है, प्रे करती है। अब ये दोनों छत पर आ जाते हैं। गौतम अपनी सोचों में गुम है। गौतम आगे है, माया पीछे है। अब जब ये टेरेस पर पहुंचते हैं तो माया उसे जोर से धक्का दे देती है और गौतम नीचे जाकर गिरता है और उसकी उसी टाइम ही डेथ हो जाती है। गौतम की डेथ के बाद उसकी मदर और उसकी सिस्टर माया को वापस अपने घर भेज देती हैं और यहाँ पे नॉवल एंड हो जाता है। नॉवल की स्टोरी बहुत ज्यादा शॉकिंग है। इससे हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है कि कभी भी एस्ट्रोलॉजर्स या इस तरह के लोगों की बातों को इतना ज्यादा अपने माइंड में नहीं बिठा लेना चाहिए कि आपकी अपनी लाइफ ही बर्बाद हो जाए, आपकी अपनी लाइफ ही खत्म हो जाए। ठीक है, आप बिलीव करना चाहते हैं तो आप बिलीव करें, लेकिन एक लिमिट में रहकर। इसमें जो दूसरी चीज हमें नजर आती है वो है बेजोड़ शादी। माया और उसके हस्बैंड में सिर्फ उनके नेचर में ही डिफरेंस नहीं था, बल्कि ज्यादा डिफरेंस जो था वो उनकी एज में था। और एज डिफरेंस की वजह से ही वो दोनों कम्युनिकेशन गैप को नहीं खत्म कर पाए, एक दूसरे को समझ नहीं पाए। तीसरी चीज जो यहाँ पे हमें नजर आती है वो है सोसाइटी का फीमेल पर बहुत ज्यादा प्रेशर कि वो अपना घर बना के रखें, अपनी शादी को तोड़ना नहीं है, शादी को हर तरह से चलाना है, जिस तरह भी हो सके डिवोर्स नहीं लेनी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माया अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि ये शादी उसे डिप्रेशन में लेके जा रही है। तो माया को चाहिए था कि वो टाइमली डिसीजन देती, वो इस शादी से अलग हो जाती, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। आखिरी चीज ये है कि माया के पार्टनर को कम से कम उसे जरूर समझना चाहिए था। कोई ना कोई उसकी लाइफ में ऐसा होना जरूरी था जो माया को अच्छे से समझता, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को समझता। लेकिन जब कोई एक भी पॉजिटिव चीज नहीं थी तो ये सारी चीजें मिलकर माया को डिप्रेशन में ले गई। तो उसने अपनी लाइफ भी बर्बाद की और साथ साथ अपने हस्बैंड की भी। तो ये थी कंप्लीट स्टोरी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। मेरी वीडियो को आपने लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।